गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव। तो सभी भांचा भांची मल्ला, जय श्री राम और जय जोहार। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आदर्शवादी शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस एग्जाम में यथार्थवाद और प्रकृतिवाद को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके जो दार्शनिक विचार है उनको पूछा जा चुका है। तो इस बार प्रोबेबली ये हो सकता है कि आदर्शवाद को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं उन सभी का थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट करके मुझको बताया कि वो कहाँ पर, मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और उनको यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको हेल्प मिल रहा है पढ़ाई में इससे। ठीक है, तो मैं खासकर उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं कृपया उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि उनको भी क्या हो सके, पढ़ाई में हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है टॉपिक वो है हमारा आदर्शवादी शिक्षा दर्शन। ठीक है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो दार्शनिक है वो है प्लेटो और अद्वैत, सुकरात भी हैं। ठीक है, तो सुकरात के विचार को जो है मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर जो मैंने अभी डील किया है ये है केवल आदर्शवादी शिक्षा दर्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है प्लेटो और अद्वैत के आदर्शवादी विचार की तुलना। तो इसके बाद जो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं उसका क्या करूंगा, तुलना करके आपको बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को देख करके ऐसा मत समझिएगा कि ये केवल कंप्लीट हो गया यहाँ पर करके। ठीक है, इसके बाद मैं जो है अद्वैत और प्लेटो दोनों के जो है दर्शन को क्या करते हुए वहां पर बताते हुए क्या करूंगा, तुलना करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा, आप उसको देख करके क्या करेंगे, अपने आंसर राइटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब आते हैं हम उत्तर पर, हमारा आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादी शिक्षा दर्शन का प्रस्तावना आप लिखेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि आदर्शवाद का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे मानव जो है एक चिंतनशील या विचारशील क्या है, एक प्राणी है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी के बारे में क्या करता रहता है, सोचते रहता है ना। आजकल जो है कोई जानते होंगे नवयुवा या फिर नवयुवती जो होती है वो सोचते रहते हैं किसी न किसी के बारे में। ठीक, तो ऐसे ही जो है हर प्रकार के जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र में क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है, तो मानव विचारशील प्राणी है। ठीक है, मानव में आदर्शवाद का जो सिद्धांत कहता है वो कहता है कि मानव में क्या होता है, देवत्व निवास करता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पापी भी है तो वो मुक्ति से परे नहीं है, वो भी क्या प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और किस प्रकार प्राप्त करेगा, तो ज्ञान अर्जित करके। और ज्ञान कैसे अर्जित करेगा, तो शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, या फिर किसी को अपना आदर्श मानता है तो उसके आदर्शों का पालन करके, उनके विचारों का पालन करके वो क्या कर सकता है, वहां पर वो मोक्ष या जो ज्ञान है उसको अर्जित कर सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर है पापात्मा बीमार व्यक्ति है। ठीक है, बोला जाता है अगर कोई पापात्मा है तो क्या है, वो बिगड़ा हुआ है, वो बीमार है, उसके सुधार के लिए क्या है, आदर्शवाद का क्या है, जरूरत होता है। वो जब तक विचारों को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। ठीक, फिर है सभी मानव अमरत्व के क्या है, संतान है, और सभी मानवों में अमरत्व का क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, मनुष्य ईश्वर की क्या है, मूर्ति है। ये भी बोला जाता है किसके द्वारा, आदर्शवाद के सिद्धांत के द्वारा। तो ये आप सभी क्या करेंगे, प्रस्तावना में इसको शामिल कर देंगे, एक एक पॉइंट लिख करके आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आदर्शवाद इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो आदर्शवाद की जो शब्द है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति आइडियलिज्म शब्द से हुई है। एक्चुअल में जो है यदि देखा जाए प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, तो ये जो आइडियलिज्म है इसमें एल जो लगा है ये जबरदस्ती का लगा दिया गया है। एक्चुअली में क्या है, आइडियज्म है, आइडियज्म। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है विचारवाद, अर्थात विचार के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, आदर्श स्थापित किया जा सकता है। तो देखे होंगे बहुत से जो है महान जो दार्शनिक होते हैं, महान जो क्या होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, वो अपने विचारों के कारण ही क्या बने हैं, महान बने। चाहे वो आप प्लेटो ले लो, अरस्तु ले लो, विवेकानंद जी ले लो। ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्या है, विद्वान है, ठीक है, जो अपने विचारों के कारण ही क्या करते हैं, हमारे समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, और प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार
जो अंतिम वास्तविकता है जीवन की वो क्या है, विचारवाद ही है। तो यहाँ पर जो एल लगा है आइडियलिज्म में, ये एक्चुअल में जो है प्रोनाउंसिएशन की यानी कि जो है उच्चारण की दृष्टि से इसको डाल दिया गया है एल को। एक्चुअल में वो क्या है, आइडियलिज्म शब्द है। सही शब्द क्या है, आइडियलिज्म है। ये आप डिफाइन कर देंगे, बता देंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद है इस सॉरी उसके बाद आप बताएंगे आदर्शवाद शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो वह दर्शन, आदर्शवाद क्या है, वह दर्शन है जो प्रकृति को वास्तविक मानता है, ठीक है। और फिर ये बताता है कि भौतिक संसार जो है वो किस लिए बना है, मन की अभिव्यक्ति के लिए। तो जो संसार जो है वो किस लिए बना है, जो भौतिकवादी जो दुनिया है, ठीक है, वो किस लिए बना है, जो कोई भी मनुष्य है वो अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट कर सके इसलिए बना है, ठीक है। फिर ये जो आदर्शवादी होते हैं ये मनवादी या आध्यात्मिकवादी होते हैं, ठीक है। मतलब मनवादी कहने का मतलब मन में ही अपने क्या करते हैं, हर एक चीज को सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और इस तरह से वो जो है अपने विचारों के द्वारा जो है क्या करते हैं, अध्यात्म को प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर पैट्रिक ने बताया है कि जैसे भौतिकवाद क्या मानते हैं, संसार के आधार क्या होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है। ऐसे ही आदर्शवादियों का कहना है कि संसार का आधार क्या होता है, मन होता है, ठीक है। मन से ही आप सोचना शुरू करेंगे और आध्यात्मिकता के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आदर्शवाद शब्द का अर्थ। फिर है इसकी परिभाषा, आदर्शवाद की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर हेंडरसन है, रोजन है और हार्म, इनके द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर आदर्शवाद का परिभाषा दिया गया है। तो हेंडरसन के अनुसार जो है यह मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर क्या करता है, बल देता है, ठीक है। तो जब तक मनुष्य में जो है आध्यात्मिक और नैतिक गुण जब तक नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए आदर्शवाद क्या होगा, यहाँ पर एक आध्यात्मिक पक्ष पर क्या करेगा, बल देगा। फिर वहीं पर रोजन के अनुसार जो है ब्रह्मांड की अपनी क्या होती है, बुद्धि व इच्छा होती है, ये कहना है रोजन का। और हॉर्न ने भी लगभग यही कहा है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की क्या है, अभिव्यक्ति है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि कहाँ पर चले गए यार, सॉरी, ठीक, हाँ, अभी जो मैं आपको बताया था कि संसार जो है वो क्या है, यहाँ पर अभिव्यक्ति का क्या है, एक साधन के रूप में रहेगा, ठीक है। जहाँ पर संसार के जो लोग हैं, ठीक है, अपने मन के भाषाओं को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो कहां पर करेंगे, वो संसार में या ब्रह्मांड में करेंगे, ठीक है। यही कहीं पर मैंने बताया था आपको, ठीक, हाँ। फिर आते हैं आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य पर, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला उद्देश्य है, जो शिक्षा होता है या जो आदर्शवाद होता है, व्यक्ति का उत्कर्ष और उसका आत्मानुभूति कराता है, ठीक है। तो रॉस और रस्क, इनके अनुसार जो है आत्मानुभूति जो है 4 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। पहला है शारीरिक और जैविक स्व, ठीक है। मनुष्य जो है अपने अंदर जो भी वो चीज क्या कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, उसके द्वारा जो भी डिसीजन ले रहा है, ठीक है, यही क्या है, शारीरिक या जैविक स्व है, ठीक है। फिर है सामाजिक स्व, वह समाज के नियमों को क्या करता है, पालन करता है, ठीक है, उसको अपने अनुरूप बनाता है या फिर उसके अनुरूप वो चलने का प्रयास करता है, तो यही क्या है, सामाजिक स्व है, ठीक है। फिर है बौद्धिक स्व, अपनी बुद्धि से, अपने तर्कशीलता से क्या करता है, जब कोई मनुष्य सही गलत श्रेष्ठतम या निम्नतम का जब क्या करता है, पहचान करने लगता है, उसके बारे में सोच समझ के क्या करने लगता है, डिसीजन लेने लगता है, तो वही क्या है, बौद्धिक स्व है, अपने बुद्धि के माध्यम से। फिर आता है आध्यात्मिक स्व, तो आध्यात्मिक स्व के माध्यम से मनुष्य जब सोचना प्रारंभ करता है तब वो क्या कर सकता है, वहां पर वो अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से क्या होता है, आत्मानुभूति होता है किसी भी व्यक्ति को। फिर है दूसरा आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य में सांस्कृतिक विरासत की क्या है, समृद्धि है, ठीक है। तो अभी तक जो पुराने जो पीढ़ी है या फिर इसके पहले यदि अगर बात करें हम वैदिक कालों की, ठीक है, वैदिक काल की, जिसमें उत्तर वैदिक काल है और ऋग वैदिक काल है, या फिर इसके पहले जो है, उसके पहले जो था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां पर कोई जो संस्कृति थी उसको ही देखते हैं कि कुछ कुछ जो वहां पर जो अपनाया, जो बातें थी उसको हम लोग अभी भी अपना करके चलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है क्या होता था, नगर नियोजन बहुत ही सुव्यवस्थित था, तो एक संस्कृति का ही क्या है, वो परिचायक है। तो उसी को जो है आजकल जो है आप देखते हैं स्मार्ट सिटी के रूप में, तो वही क्या हो जाता है, एक आदर्शवाद हो गया है हमारे लिए, हमारे लिए वो क्या बन चुका है, आदर्श
बन चुका है, आदर्श स्थापित हो चुका है कि नगर नियोजन इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो यही है सांस्कृतिक विरासत की क्या होती है, समृद्धि होती है। जैसे धर्म, ठीक है, जो धार्मिक जो गुरु होते हैं उनके विचारों को हम क्या करते हैं, अपनाते चलते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं पंडित मिश्रा जी, ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी। फिर आप कह लीजिए यहाँ पर बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं उनको लेकर के, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे अन्य जो क्या है यहाँ पर बाबा हैं, जैसे प्रेमानंद जी हो गए, ठीक। तो ये सब जो है धर्म से रिलेटेड जो है क्या होंगे, जो विचार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, तब वो क्या होगा, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि होते जाएगी। आप उनको अपनाने लगेंगे तो क्या करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने लगेंगे। इससे आपके आसपास के लोगों में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके प्रति एक अलग मनोभाव बन करके आएगा। फिर कलाओं का, साहित्य का, विचार का, नैतिकता का, विज्ञान का, गणित का, अध्यात्म का और कार्यों का क्या होता है, यहाँ पर समृद्धि होने लगता है। तो जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो विचार है, आप इसी को ही क्या कर सकते हैं, अपनाते हुए चलते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा, अमर आदर्शों व मूल्यों की प्राप्ति। तो ऐसे आदर्श जो कालजयी रहेंगे, एक ही युग में नहीं, वो हर युग के लिए क्या रहेगा, सत्य रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आदर्शों और मूल्यों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो रस्क के अनुसार जो है यहाँ पर 3 प्रकार से जो है क्या बताया गया है, अमर आदर्श और मूल्यों की प्राप्ति को बताया गया है। ठीक है, पहला है मानसिक रूप से, ठीक है, जो हमको क्या होता है, अपने मानसिक या फिर मन के द्वारा ज्ञात होते जाता है। दूसरा है भावात्मक, जिसमें हम अनुभव के द्वारा अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं उसके द्वारा हमको ज्ञात होते जाता है। और तीसरा सांकल्पिक, जो हम संकल्प करते हैं उसके बाद जो हम सीखते हैं, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, सांकल्पिक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। फिर है चौथा जो पॉइंट है आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य में, वो है मानव के मूल प्रकृति का आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो मनुष्य के जो मूल प्रकृति है, जब वो बचपन में जब वो क्या होता है, वो सीखता है जो भी अपने समाज के लोगों से, ठीक है, तो उसमें धीरे 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 वो क्या करे, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते जाए। ठीक है, जैसे हम लोग भी पहले जब बच्चे थे तो हमको पूजा पाठ वगैरह करने का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन आजकल जिस हिसाब से ट्रेंड अभी समाज जो है बढ़ते जा रहा है, राम जी को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, शिव जी को लेकर के, तो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक रूप में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को क्या करे, मनुष्य बनाए, और उसमें कौन कौन से गुण हो, पवित्र, पूर्ण और आध्यात्मिक गुण हो। ठीक है, फिर है चेतना की पूर्ण दशा की प्राप्ति। ठीक है, तो एडम्स के अनुसार विश्व जो है विचार की क्या है, प्रक्रिया है। सभी चीजें जो है विश्व में क्या है, व्यवस्थित है, और सभी बातें क्या है, तर्कपूर्ण है। कोई भी बात जो है वो फिजूल नहीं है। फिर है लास्ट पॉइंट यहाँ पर उद्देश्य में, पवित्र जीवन की क्या होती है, इससे प्राप्ति होते। तो प्रोवेल ने बताया कि शांतिपूर्ण, पवित्र व कलंक रहित जीवन को प्राप्त करना शिक्षा और आदर्शवाद का क्या है, उद्देश्य है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो को लेकर के, जो इसके आगे का रहेगा, और उसमें हम जो है यहाँ पर जो प्लेटो है और जो अद्वैत के जो क्या रहेंगे, यहाँ पर आदर्शवादी जो विचार है, हम उसको लेकर के अभी मौजूद होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।